हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन आकर हो रही है कि नहीं हो रही है। आज हम देखेंगे रिएक्शंस में इनके फिजिकल स्टेट्स। क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट्स देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आयरन यहाँ पर है, आयरन सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट पे। तो हम लिखेंगे कैसे? अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एस, वो भी ब्रैकेट में। लिक्विड स्टेट के लिए यूज किया जाता है स्मॉल एल। गैसियस स्टेट के लिए यूज किया जाता है स्मॉल जी। और अगर एक्वस फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा? ये कोई स्टेट नहीं होता है, एक्वस फॉर्म होता है। एक्वस फॉर्म होगा तो हम यूज करेंगे AQ। अब आप बोलोगे भैया एक्वस फॉर्म क्या होता है? जब कोई कंपाउंड को या सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसी को बोलेंगे क्या हम? एक्वस फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, जैसे आयरन है सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एस। वाटर है लिक्विड में है, स्मॉल एल लिखेंगे। यहां पर आयरन ऑक्साइड है, स्मॉल एस, यहां पर स्मॉल जी। हम बैलेंसिंग करना सीख लिए थे, जैसे यहां पर है बैलेंसिंग किए थे हम इसको, तो आयरन कितना यूज हुआ था? 3। कितना यूज होगा आयरन? यहां पर 3 यूज हुआ था। यहां पर वाटर के 4 मॉलिक्यूल यूज हुए थे और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज हुए थे। चलो, ये तो हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अलावा हमें कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहां पर रिएक्शन की कंडीशन भी लिखनी होती है। जैसे वहां पर कैटलिस्ट यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है। कुछ रिएक्शन होती है जिसमें हीट यूज होती है, और कुछ रिएक्शन होती है जहां पर प्रेशर भी यूज होता है। अगर रिएक्शन की कंडीशन वहां पर लग रही है तो रिएक्शन की कंडीशन जो होती है वो एरो के या तो ऊपर लिखी जाती है या तो एरो के नीचे लिखी जाती है। जैसे देखना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, C6H12O6 प्लस वाटर प्लस 6O2। ये है आपका क्या? आपका फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। यहां पर देखना, रिएक्शन की जो कंडीशन है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये कहां पर लिखी गई है? एरो के ऊपर और एरो के नीचे। तो रिएक्शन की जो कंडीशन होती है क्या होती है? रिएक्शन कंडीशन जो होती है वो कहां लिखी जाती है? या तो एरो के ऊपर लिखी जाएगी या तो एरो के नीचे लिखी जाएगी। तो समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है? जैसे एडिशन रिएक्शन, या एडिशन रिएक्शन को ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ये होती है रिएक्शंस के टाइप। सबसे पहले पढ़ना है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से सुनना, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हमने बताया आपको क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखना, हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म करता है। इसमें भी देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। तो ये दोनों की रिएक्शन हुई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे और टाइप्स के रिएक्शन, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन सी पढ़ना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले देखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, एक्सो का पहले मतलब समझ लो, थर्मिक कहीं पर भी आए इसका मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। एक्सो का मतलब आउटर, आउट या एग्जिट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आउट हो रही हो या एग्जिट हो रही हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर हो रही हो या जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, क्या? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है इनर, मतलब अंदर। थर्मिक का मतलब फिर से वही हीट या टेम्परेचर। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर हो रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर हो रही हो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या बोलोगे आप? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, इवॉल्व नहीं, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या हो? जिसमें हीट लग रही हो। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक में, थर्मिक में इवॉल्व होती है, जबकि एंडोथर्मिक में आपकी इनवॉल्व होती है। क्या होती है? इनवॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बात करेंगे हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद रखना, जो रेस्पिरेशन होती है हमारे अंदर वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई पूछ ले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो उस समय हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, इसीलिए जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन होता है, पील्स है या बोलो जो हमारे घर के जो या बोलो किचन के जो वेस्ट होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं सभी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखना, कंबशन मीथेन का, किसका? मीथेन का कंबशन। कंबशन में होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस को, क्या? किसी भी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो उसी को बोला जाता है कंबशन। क्या बोला जाता है? कंबशन। अगर कार्बन कंपाउंड है या बोलो कार्बन के कंपाउंड्स है, अगर उनका कंबशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वहां पर हीट रिलीज होती है। जैसे मीथेन, मीथेन देखना, किसका फॉर्मूला है ये? मीथेन का। मीथेन को ही बोलते हैं बायोगैस या इसी को बोला जाता है गोबर गैस। नाम शायद सुना हो। मीथेन का जब कंबशन होता है तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहां पर रिलीज होती है हीट। इसका मतलब क्या होता है? जो कंबशन है, कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इतना याद रखना, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। देखना कैसे।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज मतलब टूटना। क्या? टूटना। मतलब ऐसी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहां पर हमें एनर्जी देना पड़ेगा। बिना एनर्जी दिए क्या डिकम्पोजिशन होगा? क्या? नहीं, बिना एनर्जी दिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। एनर्जी तीन फॉर्म में दी जा सकती है। या तो हीट के फॉर्म में होगी, यहां पर लगेगी, या सनलाइट के फॉर्म में, या हमें यहां पर देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। हमें तीनों यहां पर पढ़ने, क्लास 10 में सिलेबस में तीनों है। हीट से भी हमें देखना है डिकम्पोजिशन, सनलाइट से भी देखना है और इलेक्ट्रिसिटी से भी देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट से। हीट के एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब हीट किया जाएगा तो बनाता है, या बोला जाता है इसी को फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कैसी रिएक्शन है आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो भी किसके थ्रू है? हीट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है लाइमस्टोन, या इसी ये मार्बल भी बोला जाता है। ये मार्बल भी होता है। मार्बल का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। क्विकलाइम का यूज होता है सीमेंट फैक्ट्री में। कहाँ होता है? सीमेंट फैक्ट्री में। लेड नाइट्रेट, इसको हमने हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर गई और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इतना याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ब्राउन कलर गैस होती है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई रिएक्शन आपको दी गई है, आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑब्जर्वेशन का क्या होगा। मतलब इसमें जैसे आपको लेड नाइट्रेट दिया गया, बोल दिया जाए लेड नाइट्रेट को हीट होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो आप बोलेंगे कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड अ ब्राउन कलर गैस अपीयर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? कि वहां पर ब्राउन कलर की गैस अपीयर होती है, तब हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन वहां पर हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखना है सनलाइट से। सनलाइट की हमें दो रिएक्शन देखनी है। पहला है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर आप याद रखना व्हाइट कलर होता है। इनके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसीलिए यहां पर सनलाइट गिरती है या सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। तो जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट गिरती है तो ये सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन गैस वहां पर बाहर हो जाती है। सिल्वर का कलर हम जानते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में मम्मी लोग हमारी यूज करती हैं, जैसे वो इसके ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, तो सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। कलर भी याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, सिल्वर का कलर होता है ग्रे। ये तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है आपका? व्हाइट कलर का, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। इसके अलावा सनलाइट में हमें एक और याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पर भी जब सनलाइट गिरती है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ग्रे कलर सिल्वर में और ब्रोमीन गैस बाहर चली जाएगी। और ये रिएक्शन यूज होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
क्रैपी। तो ये तो हो गया आपका हीट के द्वारा और सनलाइट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखना है डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। क्या? डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। और डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से जो हम करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस वर्ड कहीं पर भी आए, लिसिस वर्ड कहीं पर भी आए, लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। क्या होता है? टू ब्रेक मतलब टूटना। देखना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर होगा इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब टू ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब किसी चीज को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर हमें देखना है इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का। याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले तो हम बात करते हैं होता क्या क्या है, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया जाता है। यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पॉजिटिव, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हम आगे सीखेंगे। और कैथोड पर होगा रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, क्या हो? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये याद रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसी रिएक्शन होती है आपकी? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। देखना यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोड यूज होंगे? 2। इसको मान लेते हैं कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ये एनोड। एनोड पे कैसा मानते हैं चार्ज हम? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्या करना है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम वाटर लेंगे। इतना याद रखना। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी चीज को ब्रेक करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब किसी चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक करें तब वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना जरूरी है। मतलब फिर से सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस अगर होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना जरूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब वहां पर फ्री आयंस हो। क्या हो? फ्री आयंस हो फ्लो करने के लिए, या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम एलिमेंट में देखते हैं। किसमें देखते हैं? एलिमेंट में देखते हैं। कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। कंपाउंड में हम क्या देखेंगे? फ्री आयंस देखेंगे। तो भैया वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे? क्या नहीं, यहां पर हम आयंस का मूवमेंट देखेंगे। किसका मूवमेंट देखेंगे? आयंस का। एक चीज याद रखना, और वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनमें आयनिक, इनका जो आयनिक नेचर होता है वो बहुत कम होता है। या बोलो इसमें आयनिक आयंस जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यार वाटर जो है ये इसका नेचर कैसा है? कोवैलेंट है। कैसा है? कोवैलेंट। क्या यहाँ पर आयंस पाए जाएंगे क्या ज्यादा? नहीं। तो आयंस ज्यादा नहीं पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ज्यादा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर स्लो होगी। तो हमें करना क्या है? अगर वाटर का हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर का अगर हम डायरेक्ट प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो बहुत स्लो रेट से होगी। कैसे होगी? स्लो रेट से। आप बोलोगे भैया स्लो रेट से क्यों होगी? हमने बताया यार
यार इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी का पास होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए तो आयंस का फ्लो होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, और ये तो कंपाउंड है। क्या है कंपाउंड? कंपाउंड में हम क्या देखते हैं? आयंस का फ्लो। क्या देखते हैं? आयंस का फ्लो, या बोलो कोई सॉल्यूशन है वहां पर आयंस का फ्लो होना चाहिए, और यहाँ पर हम आयंस का फ्लो देखेंगे। लेकिन वाटर तो यार एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें आयंस पाए नहीं जा रहे हैं, आयंस ज्यादा नहीं पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो स्लो रेट से होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में, कैसे? ज्यादा नहीं, क्या बोलेंगे? स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना पड़ता है। क्या मिक्स करना पड़ता है? स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। कब पूछा गया? 2020 में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते समय, क्या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते समय स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जाता है, क्यों? रीजन बताइए। तो हम क्या बताएंगे? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। यार इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा थी क्या? इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा फ्लो करवाने के लिए, या बोलो कंडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट में। कैसे? स्मॉल अमाउंट में, ज्यादा क्या? नहीं। कैसे? स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करते हैं? वहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट में करते हैं, लार्ज में नहीं, ठीक है। अब क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब आप बोलेंगे भैया कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है? यार आगे हम पढ़ाएंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ाएंगे इसके बाद? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और वहां पर बताएंगे कि कोई भी एसिड है अगर वो वाटर में मिक्स होती है, कोई भी एसिड है वाटर में जाते ही अपने अपोजिट आयन में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? अपने अपोजिट आयन में टूट जाती है, या बोलो जो उसके आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जो हाइड्रोजन है इसमें और सल्फेट आयन है ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाएगा H+ में और SO4 2- में, और SO4 2- को बोलते हैं सल्फेट आयन। कौन सा आयन होता है आपका? ये सल्फेट आयन, और ये आपका है हाइड्रोजन आयन। तो इतना याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसके बाद देखना है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड, कैथोड। यहां पर आपका होगा ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन। यहां पर वाटर है, वाटर ब्रेक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन में। वाटर जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहां पर 2, 4 और 4। अब ये हाइड्रोजन चला जाएगा आपका कैथोड पर। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में। तो क्या है? हाइड्रोजन का H+ का इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट होना, ये रिडक्शन है। वाटर का ऑक्सीजन में जाना, ये ऑक्सीडेशन है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एक चीज यहां पर देखना है, यहां पर क्या पूछा जाता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं पूछा जाएगा। यहां पर क्या देखना है आपको? दो चीजें यहां पर याद रखनी है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो एनोड पर कौन सी रिलीज हुई? ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन सी रिलीज हुई? हाइड्रोजन। बस, इससे ज्यादा यहां पर नहीं पूछा जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और जो इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं। दूसरा, यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड से रिलीज होती है। तीसरा, कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। यार एक चीज देखना, वाटर है, वाटर में देखकर बताओ कौन सा आइटम ज्यादा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमें तो दिखाई दे रहा है यार हाइड्रोजन में 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम है। आइटम नहीं, एटम। कितने? एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो यार जब ये टूटेगा, कोई भी चीज है यार, जितनी चीजों से मिलकर बनी है जब उसको तोड़ेंगे तो उतनी ही चीजें क्या होंगी? उसमें निकलेंगी। जैसे यार ये मार्कर है,
क्या है, मार्कर है। ये जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, क्या है, जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो उतनी चीजें तो आएंगी ना यार। क्या वहां पे कुछ नया आएगा? नहीं। क्या कुछ नया आएगा? नहीं आएगा। तो यार भैया वही तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हुए, ऑक्सीजन का 1 एटम है। जब इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम जाएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी रटोगे क्या? अरे यार सिंपल है, सीधी सी बात। जब इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो टूटेंगे तो हाइड्रोजन 2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम बाहर जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये सब रटा नहीं जाता है। सिंपल सी बात क्या करना है आपको, ये देख लेना है, जब ये पूछे कि कौन सी गैस ज्यादा रिलीज होगी, आपको याद नहीं तो तुरंत फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? फॉर्मूला लिखो यार, उसमें जो ज्यादा मात्रा में होगा वही ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसको रखना नहीं है। ये खत्म होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से 3 क्वेश्चन फिर से एक सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस बाहर जाती है और ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस बाहर जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। यार सिंपल है, नाम पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। आप बोलोगे यार इससे भैया रहने, इससे अच्छा तो रहने दो, आप डिस्प्लेसमेंट ही रहने दो, प्रतिस्थापन तो नहीं समझ में आ रहा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? क्या कर देना? विस्थापित कर देना। आप बोलोगे भैया विस्थापित भी नहीं आ रहा है, तो यार ये बोलना हटा देना। क्या कर देना? हटा देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूं, साइड में कोई है, किसी के साथ बैठा हुआ है भैया, वो साइड में है, हम क्या करें, वो जिसके साथ बैठा है उसको हटाकर हम क्या कर जाए, उसके साथ जाकर बैठ जाए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, हमने क्या कर दिया, उसको उसके कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस कर दिया हमने, उससे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट होगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। एक चीज इसमें याद रखना, तो क्या क्या बोलेंगे आप यहाँ, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो वहां पर ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? उसके लिए सीरीज आती है। क्या आती है? रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर होगा, क्या होगा, जो टॉप पर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे यहां पर देखना, एक कंपाउंड है, डिस्प्लेसमेंट में हम दिखाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ हमने जिंक रख दिया, जिंक कॉपर से, इतना याद रखना, अभी तो हमने सीरीज नहीं पढ़ा है। देखना, कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव होता है, यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लिख ले हम मोर रिएक्टिव। कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव है। अब देखना यहां पर क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कैसा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो यार मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो क्या करेगा, जो जिंक है कॉपर को इसके कंपाउंड से हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा, और खुद इसके साथ जाकर कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, और कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, और बेचारा क्या हो जाएगा, कॉपर बाहर। अभी तक बेचारा सल्फेट के साथ रह रहा था, अब कौन रह रहा है सल्फेट के साथ, जिंक। क्यों रह रहा है, क्योंकि भैया इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, अपने से अलग, उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। यार जैसे डेली लाइफ में मान लो क्या है, कोई रिलेशनशिप में रह रहा हो, क्या रह रहा हो, कोई रिलेशनशिप में रह रहा हो भाई, वहां क्या होता है, कभी कभी होता है, आजकल तो देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कोई नया आता है, कंपाउंड में रह रहा है, बेचारा ज्यादा थोड़ा तगड़ा हुआ, मतलब हमारे जैसा नहीं, थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा हुआ, तो क्या कर देगा, पहले कोई रिलेशनशिप में है, उसको उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, मतलब उसके समझ रहे हो, उसको उससे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, इतना बस याद रखना। अब देखना है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है। इसके लिए हमें एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी, सीरीज। बस इतना सीरीज याद रखना, और इतना याद रख लेना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। सीरीज में है
सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। ठीक है, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी सिल्वर गाय। यहाँ पर P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, M फॉर मैग्नीशियम, C फॉर कैल्शियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मरकरी, सिल्वर फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो जितने ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे आयरन है, आयरन का कोई कंपाउंड है, उसके साथ जिंक रख देंगे, जिंक इसको क्या कर देगा, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम जिंक को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम इसको कर देगा, मैग्नीशियम इसको कर देगा, या बोलो मैग्नीशियम अपने से नीचे जितने भी हैं सबको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम अपने नीचे से वाले से करेगा, पोटेशियम इसके नीचे जितने भी हैं सबको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो बस एक याद रखना डिस्प्लेसमेंट में, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल वाले में क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो था वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहाँ पर क्या होगा, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो। यहाँ पर दो सॉल्ट सॉल्यूशन यूज होंगे, क्या यूज होंगे, दो सॉल्ट सॉल्यूशन को जब आप आपस में मिक्स करेंगे तो इनके जो आयंस होंगे क्या होंगे, इनके जो आयंस होंगे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में आयंस इनके एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या है, जब कोई दो सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में मिक्स किया जाए तो उनके आयंस में जो एक्सचेंज होगा तो उसी को बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, जैसे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, अभी हमने बताया था सॉल्यूशन होगा तो क्या लिखेंगे हम, AQ लिखेंगे। इसके अलावा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, AQ। जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो इनके जो आयंस होंगे क्या होंगे, इनके जो आयंस होंगे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। बोलोगे भैया कैसे हमें पता चलेगा कौन कौन से आयंस है यार, वो तो हम सिखाएंगे आपको, वैसे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम सिखाएंगे कि कैसे हम कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर इतना सीखना, जो क्लोरीन है Cl- होता है, यहाँ पर भी बेरियम पे 2+ का चार्ज है, सोडियम पे प्लस का होता है, सल्फेट पर 2- का होता है। मतलब ये किसमें टूटेगा, Na+ में, SO4 2- में, ये टूटेगा Ba2+ में, Cl- में। अब क्या होगा, हमने क्या कहा, इनके आयंस को आपस में एक्सचेंज कर दो, मतलब अदला बदली कर दो। जो सोडियम है क्या सल्फेट के साथ रहेगा क्या, नहीं, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। और जो बेरियम है ये चला आएगा सल्फेट के साथ। बेरियम को आप किसके साथ कर दो, सल्फेट के साथ, सोडियम को क्लोरीन के साथ कर दो, तो इनके आयंस आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक्सचेंज। मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ चला जा रहा है, बेरियम अब सल्फेट के साथ चला रहा है। अब देखना, सोडियम जब क्लोरीन के साथ जाएगा तो फॉर्म करेगा NaCl। बेरियम जो है जब ये सल्फेट के साथ आएगा फॉर्म करेगा BaSO4। ये एक्वस फॉर्म में रहेगा आपका, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये फॉर्म करेगा आपका प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट। आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन में, या बोलो जो कि कहीं पर भी जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उन्हें बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ये तो खत्म होता है हमारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट।